चलिए देखिए, लास्ट क्लास हम लोग लिक्विड सोल्यूशन के अंदर कैलकुलेशन वाला और जो क्वेश्चंस पूछने वाला पार्ट है वो तो कंप्लीट कर लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और यहाँ जो रह गई थी उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सॉल्यूशंस के बारे में, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस। देखें आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये वो सॉल्यूशंस होते हैं, द सॉल्यूशंस which follow Raoult's law over Raoult's law at all compositions। जो हर कॉम्पोजिशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। और जो फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक मिक्सचर था ए और बी का, ठीक है। तो लेट्स से पी नॉट ए की वैल्यू है 400 mm और पी नॉट बी की वैल्यू है कुछ लेट्स से 600 mm, ठीक है। आपने इसका एक मिक्सचर लिया जिसमें एक्स ए था 0.3, ठीक है। तो मान लो इसका प्रेशर मेजर करने पर आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वो आ गया कुछ लेट्स से 530 mm, ठीक है। ये आपने एक्सपेरिमेंट नापा। अब आप देखो अगर इसका प्रेशर मैं राउल्ट्स लॉ से निकालता तो बताओ राउल्ट्स लॉ के हिसाब से इसका प्रेशर कितना आता? सो पी नॉट ए एक्स से कितना 120 प्लस 0.7 इंटू 6 420, सॉरी हाँ सही है। तो कितना आना चाहिए था? टोटल 540 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है? 530। मतलब ये सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा है? नॉन आइडल है। कैसा है? तो जो जिसका कैलकुलेटेड प्रेशर राउल्ट्स लॉ के प्रेशर के बराबर आ जाए वो तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, जिसका नहीं आए वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये इनके बीच में मेनली डिफरेंस होता है कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है और नहीं करता है। तो नॉन आइडल सोल्यूशन जो होंगे उनके लिए जो पी टोटल होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी होगा। अब देखो अगर ये बराबर नहीं है तो ये प्रेशर या तो इससे ज्यादा आ सकता है या फिर इससे क्या आ सकता है? कम आ सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही केस बनेंगे। तो इसी हिसाब से हम सॉल्यूशंस को तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले तो आपके पास होते हैं आइडल सॉल्यूशंस और सेकंड जो मेन कैटेगरी होती है वो होती है आपके पास नॉन आइडल सॉल्यूशंस। नॉन आइडल सॉल्यूशंस को भी हम दो और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ and solution showing negative deviation from Raoult's law, ठीक है। बताओ एक आइडियल सॉल्यूशन के तो क्या होगा? जो P टोटल होगा वो P नॉट A या P ऑब्जर्व बोल लो रादर, वो P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी के बराबर होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कभी भी P ऑब्जर्व्ड सो P नॉट A एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल नहीं होगा। फिर दो केस बनेंगे, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से ज्यादा है इसका मतलब वो कौन सा डेविएशन शो कर रहा है? पॉजिटिव। और अगर ये कम है, पी ऑब्जर्व्ड इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो इसका मतलब ये कौन सा डेविएशन शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब देखो आइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। यहां पर देखिए हम कुछ फोर्सेस की बात करेंगे। यहां पर हम ए को मानकर चल रहे हैं सोल्यूट, हम यहां बी को मानकर चल रहे हैं सॉल्वेंट। तो देखो अगर आपके पास प्योर सोल्यूट है, सिर्फ सोल्यूट, तो उसमें ए टाइप के इंटरेक्शन होंगे, यानी सोल्यूट सोल्यूट के बीच का इंटरेक्शन। अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट है तो उसमें बी टाइप का इंटरेक्शन होगा। और जब इन दोनों को मिलाकर आप सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन में ए बी टाइप का इंटरेक्शन होगा। बोलो होगा? तो इस तरह से अगर एक आइडल सॉल्यूशन के लिए हम बात करें तो आइडल सॉल्यूशन में ए टाइप यानी सोल्यूट सोल्यूट, बी टाइप यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट और ए बी टाइप के फोर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी जैसा फोर्स सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट में होगा एग्जैक्टली वैसा ही फोर्स क्या होगा? सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी होगा, ठीक है। अब समझने इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मान लो आपके पास एक आइडल सॉल्यूशन है, आइडल
जिसमें सारे फोर्सेस बराबर है। यहां इसकी कुछ ना कुछ वेपर्स बनी, मान लो यहां पर इसकी 3 वेपर्स बनी या 5 वेपर्स मान लेते हैं। अब देखो इस वाले का प्रेशर आइडल के प्रेशर से क्या आ रहा है, ज्यादा। तो बताओ इसकी वेपर्स कम बनी होंगी या ज्यादा? ज्यादा बनी होंगी। तो यहाँ 5 है तो मान लो यहाँ 7 बनी होंगी। अगर यहाँ 7 वेपर्स बनी है, अच्छा बताओ सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन में कौन सा फोर्स होगा, ए बी टाइप। अगर यहाँ पर वेपर्स देखो वहां कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं था, मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं था मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब सारे फोर्स बराबर टाइप के थे, तो 5 वेपर्स बन रही थी। अब बताओ यहाँ वेपर्स क्या बन रही है, 7। बताओ ए बी फोर्स वहां के फोर्स से स्ट्रांग होगा या वीक? वीक होगा, तभी तो यहाँ पे वेपर्स क्या बन रही है, ज्यादा बन रही है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब पॉजिटिव डिविजन वाले में वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में अट्रैक्शन क्या हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि ए बी इंटरैक्शन इज वीकर देन ए और बी बी, मतलब मोर वोलेटाइल है। हाँ। नेगेटिव डिविजन में प्रेशर क्या आएगा, कम। तो अब जो वेपर्स है वो 5 से भी कम बनने वाली है। इसका मतलब ए बी फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो नेगेटिव डिविजन वाले में ए बी टाइप का जो इंटरैक्शन होता है इट इज स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी टाइप। बोलो होगा? तो इस तरह से आप देखें, पहले तो हम फोर्सेस के हिसाब से सॉल्यूशंस को पहचानते हैं। तो अगर आपके पास सेम टाइप के, सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं बेंजीन एंड टोलुइन, तो बेंजीन और टोलुइन में सिर्फ एक CH3 का फर्क होता है, बाकी दोनों में बॉन्डिंग का नेचर क्या होगा, सेम। दोनों में सेम टाइप के फोर्सेस काम कर रहे होंगे। तो आप ध्यान रखना, एक ही फैमिली के मेंबर्स या फिर डेरिवेटिव्स, जैसे बेंजीन टोलुइन बेंजीन के डेरिवेटिव है, एक H को आप किससे रिप्लेस कर दो, सिर्फ CH3 से। जैसे आपके पास आ जाए इथाइल क्लोराइड C2H5Cl प्लस इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br। जैसे आपके पास आ जाए एन हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन एंड एन हेप्टेन नॉर्मल हेप्टेन, तो ये सभी एक ही फैमिली के मेंबर है, इनमें सेम टाइप के फोर्सेस ही काम करेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस हमेशा कौन सा डेविएशन, कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडल सॉल्यूशंस। क्या बनाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले में क्या होगा, जो दो कंपोनेंट्स है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा। ठीक, तो अगर आप दो अपोजिट नेचर के सब्सटेंसेस को मिक्स कर दो, लिक्विड्स ऑफ अपोजिट नेचर, जैसे CHCl3 ये होता है पोलर, इसके साथ आपने मिक्स कर दिया मान लो CCl4 को, जो कि कैसा होता है, नॉन पोलर, वीक फोर्स होगा। नेचर ही सेम नहीं, दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा या वैन डर वाल फोर्सेस काम करेंगे, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इस वाले फोर्स से वीक होगा। तो ये कौन सा डिवीजन शो करेगा, पॉजिटिव डिवीजन शो करेगा। मान लो आपने CCl4 के साथ HCl को मिक्स कर दिया या HNO3 को मिक्स कर दिया, तो HNO3 के अंदर तो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। CCl4 HNO3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये कौन सा डिवीजन शो करेगा, पॉजिटिव डिवीजन शो करेगा। इथेनॉल C2H5OH प्लस H2O, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो वाटर वाटर में तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इथेनॉल वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो अगेन वाटर वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। किसी भी एक कंपोनेंट के फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो हमेशा कौन सा डिवीजन शो करेगा, पॉजिटिव। तो ये सब आपके पास एग्जांपल्स हैं जिनमें सॉल्यूशन कौन सा डिवीजन शो करेगा, पॉजिटिव डिवीजन शो करेगा। अगर आपने दो अपोजिट नेचर की चीजों को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन हमेशा कौन सा डिवीजन शो करेगा, पॉजिटिव डिवीजन शो करेगा। बोलो बात समझ में आती है। नेगेटिव, नेगेटिव वालों में व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तब सॉल्यूशन कौन सा डिवीजन शो करता है, नेगेटिव डिविएशन शो करता है। देखो अगर आपके पास कोई भी एसिड और बेस हो, मैंने अपने एक एसिड और बेस को मिक्स कर दिया तो वो कौन सा डिवीजन शो करेगा, नेगेटिव। जैसे मान लो मैंने मिक्स कर दिया फिनॉल और उसके बाद मिक्स कर दिया एनिलीन। ठीक, तो फिनॉल क्या है, एक वीक एसिड है
और एनिलीन क्या है, एक वीक बेस है। तो जब भी दो स्पीसीज के बीच में एसिड बेस इंटरेक्शन होगा, दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है अच्छे से, तो वो हमेशा कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे आपने H2O के साथ मिक्स कर दिया HNO3 को, तो H2 और HNO3 बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। वाटर के साथ आपने मिक्स कर दिया एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इन दोनों के बीच में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपने H2O के साथ मिक्स कर दिया HCl को, तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, तो वो हमेशा कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। बोले इतना समझ में आता है। इसके बाद कुछ और चीज आपको ध्यान रखनी है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होती है, और डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या होती है, 0। यानी ना तो एंथैल्पी में कोई चेंज आता है, ना तो हीट आती है, ना हीट जाती है मिक्स करने पर, ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आता है। पॉजिटिव वाले के लिए पॉजिटिव होता है डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव, और डेल्टा V मिक्सिंग क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव वाले के लिए नेगेटिव होता है, तो इसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग नेगेटिव और डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या होता है, नेगेटिव। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, डेल्टा S मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा G मिक्सिंग जो होता है इज लेस देन 0 फॉर ऑल। स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो चाहे आइडल वाला हो चाहे नॉन आइडल हो, सभी के लिए डेल्टा S मिक्सिंग कैसा आएगा, पॉजिटिव, और सभी के लिए डेल्टा G मिक्सिंग कैसा आएगा, नेगेटिव। समझ पा रहे मेरी बात। तो डेल्टा H मिक्सिंग आइडल के लिए 0, पॉजिटिव वाले के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव वाले के लिए नेगेटिव। डेल्टा V मिक्सिंग आइडल वाले के लिए 0, पॉजिटिव वाले के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव वाले के लिए नेगेटिव। लेकिन डेल्टा S मिक्सिंग और डेल्टा G मिक्सिंग, क्योंकि देखो दो चीजों को मिक्स करोगे तो रेंडमनेस बढ़ेगी बढ़ेगी। प्योर वाटर और प्योर वाटर प्लस NaCl, तो कंपोनेंट ज्यादा है ना, तो रेंडमनेस भी क्या होगी, ज्यादा। इसलिए सभी की डेल्टा S मिक्सिंग पॉजिटिव आएगी। सोल्यूशन बन रहा है मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, सभी का डेल्टा G मिक्सिंग कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बोलो यहां तक समझ में आता है। चलिए, तो ये थे आपके आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस। अब हमने एक बार आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन समझ लिए हैं, उसके बाद हम एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड की तरफ चल रहे हैं जिनको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। क्या बोलते हैं, तो आओ देखते हैं एजियोट्रोप्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। देखिए क्या होते हैं एजियोट्रोप्स। Azeotropes are the solutions whose composition is same in liquid or वेपर फेज। ऐसे सॉल्यूशन जिनका कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या हो जाए, सेम हो जाए, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, मैंने आपको पहले भी सिखाया था। जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपने इसकी वेपर बनाई, फिर इस वेपर को आप ठंडा करके नया लिक्विड बनाओगे। तो ये अगर ये YA है तो ये हो जाएगा X-A, तो Y और X-A बराबर होंगे। फिर आप अब इसमें क्या होगा, मान लो A ज्यादा वोलेटाइल है, A की वेपर ज्यादा बनती है, तो वेपर्स में A ज्यादा होगा। ठंडा करोगे तो लिक्विड में A ज्यादा होगा। इसको फिर से वेपराइज करो और वेपर्स बनेंगी, तो जो नई वेपर बनेगी उसमें A और ज्यादा होगा और B कम होगा। इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक हम इसका डिस्टिलेशन करते जाएंगे और लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, A, और पीछे क्या मिल जाएगा, B। लेकिन जब हम, ये ऐसा केस होता है जब आइडल सॉल्यूशंस होते हैं। जब हमारे पास नॉन आइडल सॉल्यूशन होते हैं तो एक स्टेज आती है। एक स्टेज क्या होती है, जैसे मान लो यहां पर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है 0.4 A का और 0.6 B का। अब जो वेपर बनी उसमें भी A का मोल फ्रैक्शन 0.4 हो जाए और B का भी 0.6 हो जाए, तो देखो दोनों का कॉम्पोजिशन सेम हो गया। अब बताओ जो नया लिक्विड बनेगा
उसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.4 और 0.6। बताओ इस लिक्विड में कोई फर्क पड़ा? तो इसके ऊपर जो वेपर्स बनेंगे फिर से 0.4 0.6 होंगे, फिर जो ठंडा करोगे वो भी 0.4 0.6 होगा। इसका मतलब अब आपके लिक्विड का कॉम्पोजिशन चेंज। तो एक बार लिक्विड ने फिक्स कॉम्पोजिशन अटेन कर लिया, जब उसकी वेपर और लिक्विड का कॉम्पोजिशन सेम हो चुका है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? और जिस कंपोजिशन पर ये फॉर्म हुआ है उसे हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? अब आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ये देखो लगातार इसका कंपोजिशन कांस्टेंट है। तो ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं ये एक फिक्स्ड कंपोजिशन पर बॉईल होते हैं। पहले तो इनकी प्रॉपर्टीज पे आप ध्यान दे लें, ठीक है। सो दीज मिक्सचर्स बॉईल at a constant temperature without having any change in their composition and are called what? These are called constant boiling mixtures। तो इन्हें हम किनके नाम से जानते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप इन्हें एजियोट्रॉप्स तो बोलते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जा सकता है, देखें एजियोट्रॉप एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कभी नहीं पूछे गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एन एजियोट्रॉप cannot be separated into pure components by simple or fractional distillation। तो एक बात को आप समझ लें, अगर आपके पास एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन आ गया है, या आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट है, और आप डिस्टिलेशन से ए और बी को सेपरेट करने की कोशिश करो, तो आप कभी भी उनको सेपरेट, एक एजियोट्रॉप को जब आप सेपरेट करने जाओगे तो आपको एक कंपोनेंट मिल जाएगा, जैसे मान लो प्योर ए मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ आपको सिर्फ क्या मिलेगा? एजियोट्रॉप मिलेगा। आपको कभी भी प्योर ए और प्योर बी नहीं मिल सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है। अब इसमें ऐड भी कर देना, इफ वी ट्राई टू सेपरेट, इफ वी डू डिस्टिलेशन, we will get one of the pure component and azeotrope। तो पहली बात तो आपको एजियोट्रॉप सारा ये चीजें पता होनी चाहिए। एक एजियोट्रॉप को आप कभी भी दोनों प्योर पार्ट में सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। या तो आपको ए मिलेगा और एजियोट्रॉप मिलेगा, या आपको बी मिलेगा और एजियोट्रॉप मिलेगा। प्योर ए प्योर बी आपको अलग अलग नहीं मिल सकते हैं। फिर देखें एजियोट्रॉप्स भी आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है, अच्छा एजियोट्रॉप्स कौन बनाते हैं? तो वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ से, किससे? राउल्ट्स लॉ से लार्ज डेविएशन शो करते हैं, वही क्या बनाते हैं? एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा होता है आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग और एक क्या होता है आपके पास? मैक्सिमम बॉइलिंग। ध्यान देना, इसके नाम से मिनिमम बॉइलिंग, इसमें क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट एट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन is lower than any of the component। यानी जो इसके दो कंपोनेंट होते हैं ए और बी, मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री,
तो जो एजियोट्रॉप बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री से भी क्या होगा, कम, मिनिमम बॉइलिंग, दोनों कंपोनेंट से कम। अब देखो किसी भी लिक्विड के लिए, ये भी मैं आपको शुरू में सिखा चुका हूं, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यहां पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, दोनों से ही ज्यादा होगा। और ऐसा तब होता है जब सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो कर रहा हो, पॉजिटिव। कौन सा शो कर रहा हो, इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, वो क्या बनाते हैं, तो मिनिमम यानी पॉजिटिव। उल्टा चलो, मिनिमम बॉइलिंग पॉजिटिव एजियोट्रॉप, सॉरी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव। ये तो याद रखने का तरीका है, बाकी लॉजिक ये है। सो हम यहां लिख सकते हैं कि सॉल्यूशंस शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन from Raoult's law form minimum boiling azeotrope। तो इस एग्जांपल क्या हो गया पास, इथेनॉल प्लस वाटर हो गया, ठीक है। हाँ, ये आपके पास क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। तो आप देखो 68% इथेनॉल और 32% वाटर, इस कॉम्पोस्ट, सॉरी 68 नहीं 62 4% एंड 96%। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। ये कहलाता है एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। क्या कहलाता है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, 96% ये होगा और 4% ये होगा, ठीक है। और ये है एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। इस कॉम्पोजिशन पे इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आता है 79.5 डिग्री। कितना आता है, तो ये एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन है। अब आपको क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मिल गया। अब इसके बाद इसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों ही कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आ रहा है, कम। इसको ना हम ग्राफ पे भी दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स होते हैं। एक तो होता है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, इधर हो गया प्योर ए, एक्स ए की वैल्यू 1, इधर हो गया प्योर बी, एक्स बी की वैल्यू 1। प्योर ए का प्रेशर है मान लो पी नॉट ए और प्योर बी का प्रेशर है पी नॉट बी। तो देखो एक पॉजिटिव डिविजन वाले बनाते हैं ना, मतलब जो सॉल्यूशन जब एजियोट्रॉप बनेगा उस टाइम पर वेपर प्रेशर दोनों के प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा। तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, बस आप देख लो, पढ़ना आना चाहिए आपको। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यानी ये जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, अब एजियोट्रॉप बन चुका है। तो देखो इस टाइम पर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो दोनों के ही वेपर प्रेशर से क्या है, ज्यादा। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो या तो आपको प्योर ए मिलेगा या फिर एजियोट्रॉप, इधर चलोगे तो आपको प्योर बी मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, एजियोट्रॉप। तो आप एजियोट्रॉप के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे देखो ये वाला ग्राफ, अब देखो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट उल्टे होते हैं, तो दूसरा ग्राफ बनता है बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड वही मोल फ्रैक्शन। यहां पर XA1 है और यहां पर XB1 है। तो आप समझना, बताओ ए का वेपर प्रेशर कम था ना बी से, इसका मतलब ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो मान लो ये है T नॉट ए, यहां बना लेता हूं, और ये हो जाएगा T नॉट बी। बताओ वेपर प्रेशर मैक्सिमम था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अब जो कॉम्पोजिशन आएगा उस पे ये ग्राफ सबसे नीचे आ जाएगा। तो ये फिर से एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन बन गया। समझ में आ रहा है। ऐसे ही वो सॉल्यूशंस जिसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन एनी ऑफ कंपोनेंट, हायर देन एनी ऑफ द कंपोनेंट्स, वो कौन सा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग। ये कौन शो करते हैं, सॉल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन, वो इसको शो करते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे HNO3। आपको ये कॉम्पोजिशन याद नहीं रखना है, प्लस H2O, 68% HNO3 और 32% H2O। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 120 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। तो जो मिक्सचर बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है 120.5 डिग्री के आसपास।
तो देखो जो एजियोट्रॉप बना उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट से क्या आ रहा है, ज्यादा, इसलिए मैं से बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? उसके बाद आप देखो इनके भी आप ग्राफ बना लो, तो कुछ नहीं, ग्राफ उल्टे हो जाएंगे बस। अब ये है पी नॉट ए और ये है पी नॉट बी। अब वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ कहां पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। तो ये तो प्रेशर वाला ग्राफ है, समझ रहे हो ना इस चीज को आप? बॉइलिंग पॉइंट वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये हो जाएगा टी नॉट ए, ये हो जाएगा टी नॉट बी। ये है बॉइलिंग पॉइंट, इधर है मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह से आप ये एजियोट्रॉप्स की कहानी समझ सकते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल ये आपसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम वाला मतलब पॉजिटिव डिविएशन, तो आपको सॉल्यूशन वो देखने हैं जो क्या शो करते हो, पॉजिटिव डिविएशन शो करते हो। कर सकते हैं पॉजिटिव डिविएशन कौन शो करते हैं, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है और जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कोई भी अलग तरह का एसिड बेस इंटरेक्शन हो रहा है, वो सब कौन सा शो करेंगे, नेगेटिव डिविएशन, है ना। तो आप क्वेश्चन कर लेना जरूर प्रीवियस ईयर वाले, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। रटना मत, रट नहीं सकते आप इनके एग्जांपल्स को, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना और उससे पता करना। चलिए फिर देखो, मैंने आपको एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट सिखाया था। डेल्टा टीबी, बताओ डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था, वेरी गुड, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। बहुत बढ़िया। तो क्या होता है, कई बार आपको डेल्टा टीबी ग्राफ से भी निकालना होता है। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जेईई एडवांस पिछले 3 साल से इनको यूज कर रहा है, मेंस ने एक बार भी यूज नहीं किया, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ध्यान से देखना, एक बार आपको समझ में आ गया तो इन ग्राफ्स पे आप डेटा आराम से डिपिक्ट कर सकते हो। इधर हम लेकर चलते हैं प्रेशर, ठीक, और इधर हम लेकर चलते हैं टेम्परेचर। पीटी के बीच में ग्राफ होता है। ये आपने ट्रिपल फेज डायग्राम पढ़ा है, वाटर के लिए पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। इसमें ये वाली जो साइड होती है ना, वो होती है सॉलिड, ये वाली साइड क्या होती है, लिक्विड, और ये वाली साइड होती है गैस, ठीक है। तो इस लाइन के अलोंग सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको आइडिया दे रहा हूं, और यहाँ गैस और लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड, ये लाइन सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन या लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्जन दिखाती है, मेल्टिंग पॉइंट। ये लाइन गैस का लिक्विड और लिक्विड का गैस में कन्वर्जन दिखाती है। हमारे लिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो आप ध्यान से देखना, मैं यहां पर ये वाली लाइन को यूज कर रहा हूं और एक ग्राफ बना रहा हूं। चलो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ये एक लाइन बनाई, ये वाली गैस से लिक्विड है, इस तरफ सिर्फ गैस है और इस तरफ कौन होगा, आपका लिक्विड होगा। तो जब हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं, देखो गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है। ये लाइन मैंने बनाई प्योर सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए बनाई है, प्योर सॉल्वेंट के लिए, समझ रहे। तो पढ़ते कैसे इस लाइन को, हमने सीखा था किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो मान लो ये अभी प्री एटीएम है, 1 एटीएम, प्री 1 एटीएम वाली लाइन है। अब मैंने क्या किया, ये तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ था, अब मुझे एक ऐसे सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना है जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। क्या ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बताओ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर को कम करता है या बढ़ाता है, कम करेगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका ग्राफ इसके ग्राफ के ऊपर आएगा या नीचे, भाई सेम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम, वो तब आएगा। सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा, नीचे। तो देखो ऐसे, ये बन गया सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बन गया। यस सर। देखो इसका वेपर प्रेशर हमेशा नीचे ही आ रहा है, इससे कम आ रहा है, सेम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कम आएगा। अब आप देखो जहां ये कट कर रहे हैं, बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस पॉइंट, मतलब ये चीज क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बोलो समझ में आता है, बताओ ये पॉइंट क्या है, आफ्टर एडिंग इन मींस दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन।
तो बताओ ये चीज क्या होगी? डिफरेंस डेल्टा टीबी। डिफरेंस नहीं, क्या होगा? डेल्टा टीबी। तो इस ग्राफ से आप इस सोल्यूशन के लिए डेल्टा टीबी निकाल सकते हो। एक बार डेल्टा टीबी आ गया, आई जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई मेरे पास एक सोल्यूशन था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का और मैंने उसके लिए ग्राफ प्लॉट किया, मुझे ग्राफ ऐसा मिला। ये पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ये है 101.2 डिग्री सेल्सियस। बताओ सोल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी अगर मैं इसमें NaCl ऐड किया है तो? अभी बता देता हूँ। बताओ डेल्टा टीबी कितना? 1.2 इक्वल टू NaCl के लिए आई कितना? 2 इंटू Kb की वैल्यू 0.51 मान लेता हूँ इंटू मोलैलिटी। खत्म क्वेश्चन। ऐसा पूछ ले एडवांस में। हाँ एडवांस थोड़ा और चीजें दी थी बट मेंस में ऐसा पूछ सकता है आपसे। सेम ऐसे ही आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी ग्राफ बनता है जिसको हम पढ़ते हैं बाय द नेम ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें क्या होता है? फ्रीजिंग मतलब सॉलिड लिक्विड, ये वाली लाइन काम में आती है। ठीक है, तो देखो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं P वर्सेस T। अब मैं ये वाली लाइन यूज कर रहा हूं और एक ये वाली लाइन यूज कर रहा हूं। ये है सॉलिड और ये किधर, इधर कौन है आपका? पूरा लिक्विड, ऊपर कौन है? गैस। तो ध्यान समझना, ये ग्राफ कैसे पढ़ते हैं? इस टेम्परेचर पर सॉलिड का वेपर प्रेशर इतना है, ये लिक्विड वाली लाइन है। इस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना है। तो आप देखो इस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड लाइन में मर्ज हो रही है, आके टच कर रही है, यानी इस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर क्या है? सेम। यानी इस टेम्परेचर पर, तो इस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर क्या है? सेम है। उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड is equal to vapor pressure of liquid। बोले समझ में आता है आपको? इसी तरह डिफाइन किया जाता है। दैट मीन्स ये बन गया TF0। मान लो ये ग्राफ है प्योर सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर डिक्रीज होकर यहां पहुंचा और सॉलिड के बराबर हो गया। तो ये बन गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब बताओ एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, उसका ग्राफ में बनाऊं तो इसके ऊपर बनेगा या नीचे? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम। जो सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया सॉल्यूशन कंटेनिंग NVS। अब देखो ये सॉलिड लाइन को यहां कट कर रहा है, यानी यहां पर सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो गया है? सेम। ये जो सॉलिड है ना, ये सॉलिड सॉल्वेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है? जब भी हम एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, जैसे मान लो पानी में NaCl प्रेजेंट है, उसको ठंडा करूं, कूल करूं, फ्रीज करूं, तो NaCl फ्रीज नहीं होता, सिर्फ कौन फ्रीज होगा? पानी। यानी सॉलिड सॉल्यूशन में से सिर्फ सॉल्वेंट फ्रीज होगा, सॉल्यूट कभी भी फ्रीज। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसलिए जो सॉलिड है ये सॉलिड सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर, और ये है सॉल्यूशन वाटर प्लस NaCl। तो इसमें से भी फ्रीज सिर्फ कौन होगा? वाटर। वाटर फ्रीज होता जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको दिखाता है? देखो ये पॉइंट दिखाएगा TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। और देखो ये डिफरेंस किसको देगा? आपको डेल्टा TF की वैल्यू देगा ना। तो इस तरह से आपको ग्राफ से डेल्टा TB और डेल्टा TF दोनों निकालने आने चाहिए, अदरवाइज आप इनसे डील नहीं कर पाओगे। ये हॉट क्वेश्चंस बोलते हैं ना जिनको, वो हैं इस साल के लिए। तो हाँ हाईली नहीं जो भी हो, हाई ऑर्डर टेक्स्ट बुक हॉट्स क्वेश्चन। हाँ हॉट्स, हाँ कोई बुक भी आती है हॉट्स के नाम से, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हो गया। हाँ नहीं ये तो हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस है, HPQs। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको डेल्टा TB डेल्टा TF रीड करना चाहिए। कॉपी कर लो। फिर एक लास्ट चलते हैं टुवर्ड्स हेनरीज लॉ, वो कैसे काम करता है, क्या होता है, उसको सीख लेते हैं बस। चलिए देखिए हेडिंग डाले नेक्स्ट, हेनरीज लॉ। क्या होता है हेनरीज लॉ वो देखते हैं।
तो हेनरीज लॉ बेसिकली आपको बताता है, इट एक्सप्लेन्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस is directly proportional to the partial pressure of gas. The solubility of gas in a liquid. ठीक है, तो बता रहा है कि अगर आपको किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो वो जो उस गैस की सॉल्युबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, उस गैस के प्रेशर पर। उस गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। जैसे मान लो आपके पास ये एक लिक्विड है, वो पानी है, ठीक है, और यहां आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है जिसपे 3 गैसेस हैं, ए, बी और सी। मिक्सचर का टोटल प्रेशर है मान लो 10 atm। तो देखो ये मिक्सचर के टोटल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। इस मिक्सचर में 3 गैसेस हैं, ए, बी, सी। मान लो इसका प्रेशर है 2 atm, इसका प्रेशर है 7 atm और इसका प्रेशर है 1 atm। बताओ इनमें से किस गैस की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? जिसका अपना इंडिविजुअल प्रेशर कितना है, सबसे ज्यादा है। तो यहां पर गैस बी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी, ए की, और फिर किसकी होगी, सी की। तो हेनरीज लॉ ये कहता है कि एम गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अभी एम गैस क्या है? एम गैस इज द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, mass of gas dissolved in unit volume of liquid। तो लिक्विड के एक यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर या 1 ml या 100 ml, 1 ml या 1 लीटर में जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम गैस। और पी गैस क्या है, यहां पर उस गैस का पार्शियल प्रेशर है। ध्यान रखना, अगेन बोल रहा हूं, सॉल्युबिलिटी टोटल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी, उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करें। यह एक तरीका, ये इसका स्टेटमेंट। फिर इसने एक और चीज कही कि सॉल्युबिलिटी को हम मास की जगह मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस is represented या expressed in mole fraction, then तो फिर हेनरी ने कहा कि भाई ये आप फॉर्म यूज करो, इसे हम बोलते हैं P गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ध्यान रखना, यहां पर ये जो गैस की मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड है, लिक्विड यानी सोल्यूशन के अंदर, हवा में नहीं है, ठीक है। ऊपर की जो एयर है हम उसकी मोल फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जो गैस डिसॉल्व हुई उसकी बात करें। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होगी वो किसके इक्वल होगा, मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होती है। KH यहां पर हेनरीज कांस्टेंट है, एंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस, यानी हर गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। कोई भी दो गैसेस के लिए KH सेम नहीं होता है। तीसरी चीज, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, solubility of gas is inversely proportional to KH। KH जितना ज्यादा गैस की solubility क्या होगी उतनी ही कम, KH जितना कम गैस की solubility क्या होगी उतनी ही ज्यादा। और तीसरी चीज, जो KH होता है it increases with increase in pressure, ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी हाई प्रेशर, या हाई प्रेशर भी बोल। तो हाई प्रेशर पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। लो टू मॉडरेट प्रेशर के ऊपर हेनरीज लॉ काम करता है, उसके बाद वो काम नहीं करता है। तो ये तो इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो आपसे पूछ सकता है। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स में दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, जैसे मैं आपको बताऊं, फ्रेश क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं, पूछ सकता है। यहां पर आपने एक ग्राफ बनाया बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एक्वस सॉल्यूशन। ग्राफ बने, ये है गैस A
ये है गैस बी, ठीक है। आपको ये बताना है कि किस गैस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। KH कंपेयर करवा लेगा। तो भाई आपको दिख रहा है, अगर आप प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनाओ तो उसकी जो स्लोप होगी वो KH के बराबर होगी। तो देखो स्लोप ऑफ A स्लोप ऑफ B से ज्यादा है, इसका मतलब KH ऑफ A क्या होगा, KH ऑफ B से ज्यादा। कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपकी भावनाओं से खेल जाएगा, ग्राफ को उल्टा कर देगा, X गैस इधर दे देगा और P इधर दे देगा, तो उल्टा हो जाएगा, वो आप कर सकते हो। हाँ, वो 1/KH की इक्वल हो जाएगी स्लोप। दूसरा क्वेश्चन फॉर्म में दे देगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में बोलेगा एक सोल्यूशन है, एक वाटर का मतलब वाटर है, इसके ऊपर एक गैसियस मिक्सचर है, ठीक, इसका प्रेशर है 2 atm, इसमें 3 गैसेस हैं A, B एंड C, ठीक। और मान लो इसका मोल फ्रैक्शन है 0.3, इसका है 0.4, इसका है 0.3, ठीक है। अब वो आपसे बोलेगा कि अगर आपके पास यहां पर लेट से 5 मोल वाटर है, ठीक, तो बताओ मोल्स ऑफ गैस बी डिसॉल्व्ड कितने होंगे। तो ठीक है, अब आप देखो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि अगर मैं बी की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, भाई प्रेशर ऑफ बी जो है वो KH ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर है। लेकिन ये मोल फ्रैक्शन किस में होती है, सोल्यूशन में। किस में, देखो हवा में तो दी हुई है 0.4, तो ये x भी 0.4 नहीं होगा, 0.4 तो हवा में, हमें किसमें बात करनी है, सोल्यूशन में। और मान लो आपको KH दिया हुआ है बी के लिए, लेट्स से कुछ 10⁻⁵, ठीक है। रखो वैल्यूज, बताओ प्रेशर ऑफ बी कितना है 0.4, KH ऑफ बी कितना है 10⁻⁵, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या बनेगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ वाटर होगा। ऑल्दो ये पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन हम सिर्फ बी के लिए बात करें से लगा सकते हैं कि थोड़ी बहुत ए और सी भी डिसॉल्व होगी, तो टोटल मोल्स में सी और ए के मोल्स भी आने चाहिए। बट अभी हम सिर्फ बी के लिए बात करें तो बी के लिए हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, हमें ए और सी के मोल से मतलब नहीं है। अब आप ये सॉल्व करो तो देखो मोल्स ऑफ H2O कितने हैं 5, देखो वैल्यू क्या बन जाएगी 0.4 NB प्लस 2 विल बी इक्वल टू 10⁻⁵ NB। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी, PB 0.4 नहीं आएगा, PB आएगा 0.4 इंटू 2, यानी कितना आएगा 0.8, ठीक है। बट ये 0.8 से भी अपना काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन में वो हो गई है, नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू इससे। बड़ा करना पड़ेगा इसको, 10 ऐसा करो 3 ले लो, 5 ही ले लो, चलो माइनस हो जाए +5 कर दो, तो देखो इधर जाएगा, इधर जाकर ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 0.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू NB प्लस 0.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 5 इज इक्वल्स टू NB, पूरा बनेगा। अब इस वैल्यू को इधर ले आओ तो देखो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, 1 में से इतना चला भी गया तो इतना ही बचेगा। बताओ मोल्स ऑफ बी कितना बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵। तो इतने मोल्स ऑफ बी इस सोल्यूशन के अंदर क्या हुए होंगे, डिसॉल्व हुए होंगे। सर XB को मतलब प्रेशर ऑफ B को 8 इसलिए लिए क्योंकि मिक्सचर होता है 2 8। हाँ, मिक्सचर का टोटल 2 है और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.4, तो प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन दैट इज 0.8। ये केबी वैल्यू चेंज कर लें 10⁵, तो इसको आप सॉल्व करके मोल्स ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम हेनरीज लॉ से भी डील कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने आपको कवर करवाई दी थी लास्ट क्लास, ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको लिक्विड सॉल्यूशन से पता होनी चाहिए, और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म होता है। इसका नाम था लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।